मेरे कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एक फॉर्मल इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है जिसमें हमें एनजीओस के साथ काम करना होता है। तब वहाँ पे हम लोग अंडर प्रिविलेज्ड किड्स को पढ़ाते थे। दैट इज माय इंटर्नशिप पीरियड। तो मुझे वहाँ पे काम किया, बट जब मैंने वहाँ पे देखा ना, तो वहाँ पे अब मैं नाम नहीं ले सकती, बट वो एनजीओ ऐसा था कि मैंने वहाँ पे चीजें देखी कि बच्चों के लिए सामान आया बट वो उन तक पहुँचा नहीं। अब बीइंग अ टीचर उन बच्चों के लिए, एंड वो बच्चे उस सामान को देख रहे थे कि ये हमें मिलेगा, एंड हमें एकदम से पता चला नहीं ये बच्चों को नहीं, ये कहीं और जाके किस और। अब मैं वो प्रोसेस नहीं बताऊंगी। सो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल थी। सी एनजीओ का शुरू से जो काम चला आ रहा है सोसाइटी में, वो ऐसा काम होता है जो बिहाइंड द कर्टन्स हम बोलते हैं वाला काम है। बट आज की डेट में इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया, हाउ दिस परसेप्शन हैज चेंज्ड फॉर पीपल हु आर वर्किंग इन एन एनजीओ और हु आर रनिंग एन एनजीओ। क्या उनके लिए पॉपुलैरिटी क्वोशंट अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आज के ज़माने में? मेरे आज इंस्टाग्राम पे 1.4 मिलियन हैं, राइट। यूट्यूब पे आई गेस 1.35 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। बट दैट इज़ द थिंग कि हमें इसके लिए नहीं चाहिए पॉपुलैरिटी। मैंने हमेशा कहा मुझे स्टारडम और इसके लिए पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए। मुझे इसके लिए चाहिए कि मेरा बस भार हल्का हो, जो जिम्मेदारियाँ उठाई हैं उसमें कंधे बढ़ते जाएं। हाउ डू यू डिफाइन हैप्पीनेस एज कम्पेयर टू जो आप थे आज से 15 साल पहले, बिफोर स्टार्टिंग दिस वर्क? हैप्पीनेस अब मेरे लिए ये हो गई है, अच्छा आज सबके घरों में राशन पहुंच गया है, हमारे आश्रम में भी राशन आ गया है, हमारे बच्चों का जो स्कूल चल रहा है वहाँ पे टीचर्स की फीस चले गए हैं, बच्चों को रोज़ अच्छा खाना मिल रहा है। देखिए अच्छा अब सब हो गया है, सब कुछ हो चुका है, तो उसके बाद जो आँख बंद करके जो चेहरे पे स्माइल आती है, दैट इज़ द रियल हैप्पीनेस फॉर मी नाउ। आपने अपने एनजीओ का नाम सपनों की उड़ान रखा है। या तो व्हाट डज दिस वर्ड उड़ान स्पेसिफिकली मीन टू यू पर्सनली? सपने आप देखें, पूरा हम करेंगे। नमस्कार हिंदुस्तानियों, आप सबका स्वागत है द ह्यूमंस ऑफ हिंदुस्तान के पॉडकास्ट शो द हिंदुस्तान चैप्टर्स में। और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है खुशी पांडे। खुशी इज़ द फाउंडर ऑफ सपनों की उड़ान फाउंडेशन एनजीओ। शी इज़ ऑल्सो अ सोशल एक्टिविस्ट। तो आज हम जानते हैं खुशी जी से उनकी जर्नी के बारे में और उनकी फाउंडेशन एनजीओ के बारे में। नमस्कार खुशी जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट शो में। सो खुशी जी, अपने बारे में कुछ बताइए, अपने चाइल्डहुड के बारे में, कैसा था, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी रही, और अगर आपको आपकी एनजीओ से हटा के देखें तो हाउ इज़ खुशी एज अ पर्सन? खुशी एज अ पर्सन अगर एनजीओ से हटा दिया जाए तो फिर खुशी में मुझे अब अभी ऐसा लगता है कि कुछ बचा ही नहीं है, बिकॉज अगर अब का पर्सपेक्टिव देखें। बट एनजीओ अगर हटाते हैं तो मैं एक बहुत सिंपल सी लड़की हूँ जो एक भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त है, जो मुझे लगता है कि मैं भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त हूँ। एंड सेकेंड इज़ कि मुझे खाना बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो मेरी एक बचपन से हॉबी रही है खाना बनाना। बट मैं पहले बहुत ज़्यादा बनाती थी, अब टाइम स्केड्यूल की वजह से मैं सिर्फ एक इंसान के लिए बनाती हूँ, दैट इज़ माई फियोंसे सौरभ वाजपेयी। उसके अलावा मैं अब किसी के लिए कुछ नहीं बनाती हूँ। तो मेरे घर वाले भी बहुत नाराज़ रहते हैं, अच्छा सिर्फ आप उसके लिए बनाते हो। सो एक सिंपल सी लड़की हूँ। अपने ड्रीम्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हूँ। मुझे काम करना बहुत पसंद है, लोगों की हेल्प करना बहुत, ये बचपन से रहा है। अगर एनजीओ तब तो नहीं था मेरा, बट तब मैं देखती थी ना कि घर के बाहर कोई भी आ जाता था मांगने, तो घर के लोग बड़े होते हैं ना, कहते हैं अरे कोई ना कोई आता ही रहता है। बट आई एम द पर्सन कि देखती हूँ कि अच्छा मम्मी सो रही है तो मैं जाके फटाक से कुछ दे आती थी। एंड सो यही मैं एक बहुत ऐसा इंसान हूँ कि जिसको अगर किसी और को मैं अगर रोता हुआ देख लूँगी तो उससे पहले मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो मैं यही एक ऐसा है कि अगर एनजीओ हटा दिया जाए तो फिर मैं एक ऐसी लड़की हूँ। तो आपने जब ये एनजीओ शुरू किया था सपनों की उड़ान फाउंडेशन, इंस्पिरेशन क्या थी आपकी शुरुआत करने के लिए? ऐसा आपको या किसी ने बोला या आपने कुछ ऐसा आपकी लाइफ में घटा कि जिसने फोर्स किया आपको कि आप चलो नाउ लेट्स स्टार्ट समथिंग फॉर द सोसाइटी? ऐसा कुछ वो नहीं था कि बस एक सपना देखा और शुरू कर दिया, ऐसा मेरी लाइफ में। बिकॉज मैंने लोगों के इंटरव्यूज़ देखने, जब वो कहते हैं ना अरे हमने इस मोमेंट पे शुरू किया, मेरा ऐसा कोई मोमेंट था ही नहीं कि मुझे कभी हो कि मुझे अब यहाँ से शुरू करना है। दैट इज़ लाइक कि मेरे कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एक फॉर्मल इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है जिसमें हमें एनजीओज़ के साथ काम करना होता है। मैंने भी एक एनजीओ के साथ 1 महीना काम किया और हमारा इनिशिएटिव था, वहाँ पे हम लोग अंडर प्रिविलेज्ड किड्स को पढ़ाते थे। दैट इज़ माई इंटर्नशिप पीरियड। तो मुझे वहाँ पे काम किया, बट जब मैंने वहाँ पे देखा ना, तो वहाँ पे अब मैं नाम नहीं ले सकती, बट वो एनजीओ ऐसा था कि मैंने वहाँ पे चीज़ें देखी कि बच्चों के लिए सामान आया बट वो उन तक पहुँचा नहीं। अब बीइंग अ टीचर उन बच्चों के लिए, एंड वो बच्चे उस सामान को देख रहे थे कि ये हमें मिलेगा, एंड हमें एकदम से पता चला नहीं ये बच्चों को नहीं, ये
कहीं और जाके किस और हो, अब मैं वो प्रोसेस नहीं बताऊंगी. सो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल थी. एंड दो स्टूडेंट्स, उन बच्चों से मेरा इतना ज़्यादा दिल लग चुका था कि क्लासेस जब 1 महीना ख़त्म होने वाला था, वो इतना क्लोज हो चुके थे मेरे कि दे वर लिटरली क्राइंग. जब मेरा लास्ट डे था, मुझे इतने सारे गिफ्ट्स मिले थे, रोजेस थे, जो बच्चा जो लेकर आ पाया मेरे लिए, अपनी मम्मी की चूड़ी कोई सेट से 2 निकाला, तो जितना उन बच्चों का प्यार था ना, तो मुझे लगा कि अब मैं इनको अभी छोड़कर जाऊंगी तो ये बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा. तो फिर मैंने कुछ ऐसा नहीं किया था कि एकदम से कुछ बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव उठाया. उन बच्चों को एक पार्क है जहाँ पे पीपल का पेड़ है, उन बच्चों को वहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया. एंड दैट इज़, तब 2 घंटे पढ़ाती थी, जब प्रॉपर इसमें आ गई तो अब ऐसे कर रही हूँ. So that was the moment जब Yeah. you know you felt कि नहीं, I should do something आई for शुड डू people. समथिंग, और बहुत ज़्यादा जेन्युइन तरीके से करना है, क्रिस्टल क्लियर होकर करना है, बिकॉज ये हक है बच्चों का जो हम उनसे छीन रहे हैं. मुझे ऐसा लगा वहाँ पे काम करके. सो या आई हैव स्टार्टेड वर्किंग लाइक दैट. तो आपने जब ये डिसीजन लिया, यू सेड दैट यू वर इन कॉलेज जब Yeah. आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली टू वर्क फॉर एन एनजीओ. Yeah. If I may ask, which degree were you pursuing at that point in time? BBA LLB ऑनर्स. And you were pursuing it from Lucknow only? या फ्रॉम लखनऊ. आपने जब ये डिसीजन लिया, ऑब्वियसली आई एम होपिंग कि डिग्री ख़त्म करने के बाद आपने शुरू किया होगा एनजीओ. यस. सो व्हाट वाज योर फैमिलीज रिएक्शन? आई मीन व्हाट वाज मोर चैलेंजिंग, एनजीओ को शुरू करना या फिर कन्विंस करना अपने फैमिली मेम्बर्स को दैट यू नो आई डोंट वांट टू गो इनटू द degree which I have pursued, No. rather than I want to go into some field else which is an NGO. I want to start an NGO. तो वो कितना आपके लिए चैलेंजिंग था? एक्चुअली पेरेंट्स का पता है क्या होता है कि वो आपके सपनों के खिलाफ कभी नहीं होते हैं, है ना. वो कभी नहीं चाहते हैं कि आपके कोई सपने ऐसा हो कि जो आप चाहते हो और आप पूरा ना कर पाए. बस वो आपको गरीब नहीं देखना चाहते हैं. हर पेरेंट का एक वो होता है कि हम आपके लिए इतना पढ़ाई के लिए पैसा खर्चा कर रहे हैं, ये सब, इसके बाद आप सिक्योर्ड फ्यूचर की तरफ जा सकते हैं. बट हमारा एक पैशन होता है, हमारे सपने होता है कि नहीं हमको ये अच्छा लग रहा है इसलिए करना है. भले इसमें हम लोगों का क्या सोचे ना कि भले पैसे कम है, पैसे नहीं भी कमा रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं, बट एटलीस्ट हमारे चेहरे पे स्माइल तो है ये काम करते वक्त. सो स्टार्टिंग में था, थोड़ा डिफ़िकल्ट रहा है. मम्मी पापा को कन्विंस करना, फैमिलीज़ को कन्विंस करना थोड़ा सा मुश्किल रहा है, बट इतना हार्ड एंड टफ नहीं था मेरे लिए. मैंने कहा मुझे करना है, तो लाइक दे वर ओके कि ठीक है, तुम्हें सही लग रहा है ना, अगर तुम्हें सही लग रहा है तो या. ओके, तो कन्विंस करना वाज इजियर एज कंपेयर टू स्टार्टिंग योर एनजीओ. हाँ, पेपर वर्क में बहुत मुश्किल आई थी जब हमने रजिस्ट्रेशन कराया, बिकॉज मैं अकेली थी, 7 मेंबर्स की ज़रूरत थी. फिर मुझे वो वैसे ही 7 लोग चाहिए जो बहुत ईमानदारी से मेरे साथ काम कर सकें. लाइक आपके अंदर पैशन है ना, तो आप उसको डेली लेवल पे करोगे. अब आपके साथ 6 बंदे वैसे ही होने चाहिए जो आपकी सोच के हों और वो डेली उस चीज़ पर काम करें. सो पहले वो 7 लोगों को इकट्ठा करना, फिर टीम बनाना, टीम बनाओगे, बिल्ड करोगे, फिर टूटेगी, फिर किसी का आपस में कुछ क्योस हो जाएगा, कुछ लड़ाई हो जाएगी. तो इस तरीके से चीज़ें हुई, बट या बाय गॉड्स ग्रेस हो गया. आपका पहला वो एक्टिविटी क्या थी जब आपने एनजीओ स्टार्ट किया सपनों की उड़ान? पहला वो आपका एक स्टिंट क्या था? हमारा इनिशिएटिव सपनों की पाठशाला, मेरे एनजीओ का नाम सपनों की उड़ान फाउंडेशन है, उसी से हम लोगों ने रिजेम्बलेंस में सपनों की पाठशाला रखा, जिसमें हम लोग अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ा रहे थे. बट द फर्स्ट इनिशिएटिव, मैं उसको फर्स्ट इनिशिएटिव कहूँगी बिकॉज सपनों की पाठशाला हम लोग टाइम से रन कर रहे थे. दैट इज़ राशन डिस्ट्रीब्यूशन. हमारा ये पहला इनिशिएटिव था. एंड जो हमारा ये इनिशिएटिव था, इसमें हम लोगों को स्पेशली विडो वुमेंस को और जो ओल्ड एज वुमेन है, हम लोग उनके घर राशन पहुंचाते थे. पता है, भूख के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता. बच्चा अगर खाना ही नहीं खाएगा तो ना वो पढ़ाई कर पाएगा, किसी घर में चूल्हा ही नहीं जलेगा, ना वो इंसान सर्वाइव कर पाएगा. सो एक राशन किट उनको देना, जिसकी वजह से उनका महीने भर का खाना चल रहा है, उनके घर पे चूल्हा जल रहा है. सो आज भी मेरा जो, अगर आप कहेंगे ना कि आपका फेवरेट इनिशिएटिव क्या है, दैट इज़ राशन डिस्ट्रीब्यूशन. एक महीने की आप होप दे के आते हो किसी को. सो या दैट इज़ माई. सो यू सेड दैट सपनों की उड़ान फाउंडेशन में यू हैव स्टार्टेड वन सपनों की पाठशाला Yeah. एज एन इनिशिएटिव ऑल्सो. आई एम श्योर कि आपके बहुत सारे और इनिशिएटिव्स चल रहे होंगे सपनों की उड़ान फाउंडेशन के अंदर. सो इफ़ यू कैन जस्ट टेल आवर ऑडियंस व्हाट ऑल दे आर. हमारा सपनों की पाठशाला चल रहा है, दैट इज़ फॉर द एजुकेशन ऑफ अंडर प्रिविलेज किड्स.
प्रोजेक्ट अन्नपूर्णा में हम लोग 2 फेज़ में काम कर रहे हैं। एवरी वेडनेसडे एंड संडे हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बाहर रेडी टू ईट मील्स प्रोवाइड करते हैं। उसका इनिशिएटिव ये था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल आज के टाइम पे वही जाते हैं जो गांव से आ रहे हैं या उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो प्राइवेट में जाके अपना इलाज करवा पाएँ। अब अगर वो पैसे लेकर आ रहे हैं, वो इलाज में लगाएंगे कि वो खाना जाकर खरीदेंगे, राइट। तो वो एक ऐसा इनिशिएटिव था जिसमें मुझे लगा कि यहाँ पे लोगों को खाना प्रोवाइड करना, क्योंकि वो राशन तो दे नहीं सकते, वो बनाएंगे कहाँ जाके। तो हम लोग एवरी वेडनेसडे एंड एवरी संडे हम लोग वहाँ पे 500 लोगों को खाना खिला रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास। एंड अन्नपूर्णा के सेकंड फेज़ में हम लोग राशन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। दैट दिस इज़ आवर सेकंड इनिशिएटिव। थर्ड इज़ कि हम लोग जीविका साथी ट्रेनिंग सेंटर्स रन कर रहे हैं। लखनऊ में हमारे अभी 7 जीविका साथी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जिसमें हम लोग गवर्नमेंट स्कूल की गर्ल्स, एसिड अटैक सर्वाइवर्स, विडो वुमेंस, हाउस हेल्प्स के लिए हम लोग ट्रेनिंग सेंटर रन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग उनको सिलाई बुनाई का सारा काम सिखाते हैं, फ्रॉम बेसिक स्टिचिंग टू स्टोन वर्क टू चिकनकारी। फिर उनको उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जिस मशीन पे उन्होंने ट्रेनिंग की होती है उनको वो हम लोग मशीन एज अ गिफ्ट देते हैं, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं और साथ ही हम उनकी जॉब लगाते हैं। मतलब सिखाने से लेके जॉब लगाने तक का सारा काम हमारी संस्था कर रही है। सो अभी लखनऊ में 7 जीविका साथी ट्रेनिंग सेंटर्स चल रहे हैं और करीबन 10 बैचेस में हम लोगों ने सक्सेसफुली अपने सर्वाइवर्स का, अपने बेनिफिशियरी का प्लेसमेंट कराया है। या सो अनदर इनिशिएटिव इज़ प्रोजेक्ट उजाला, जिसमें हम लोग साइकिल्स पे लाइट लगा रहे हैं, रिफ्लेक्टिव स्टिकर बेल्स एनिमल्स को बांध रहे हैं, ट्रैक्टर्स एंड ट्रॉलीज़ के पीछे लगा रहे हैं ताकि कोई मिस हैपन या एक्सीडेंट ना हो। प्रोजेक्ट दाग इज़ देयर, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल की गर्ल्स और स्लम की वुमेंस को मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे अवेयर कर रहे हैं। सेशन में अवेयरनेस सेशन के बाद हम लोग उनको क्या कहते हैं, सैनिटरी किट्स देते हैं, जिसमें बेसिक सैनिटरी का सारा सामान होता है और वो सैनिटरी किट 6 महीने तक चलती है। सो ये इनिशिएटिव है। तो इस तरह के सारे इनिशिएटिव्स पे हम काम करें। मुझे इनिशिएटिव्स एक्चुअली बहुत सारे हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो इन सब में विच इज दैट इनिशिएटिव विच इज क्लोज टू योर हार्ट? दैट इज़ राशन डिस्ट्रीब्यूशन, माई फेवरेट। बिकॉज जब एक राशन की किट किसी माँ के हाथ में थमाते हैं ना, तो वो 1 महीने की होप थमाते हैं। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, वो मेरा फेवरेट क्यों बना मैं आपको वो भी शेयर करती हूँ। एक अम्मा थी, वो मुझे गांव का नाम नहीं याद आ रहा, हम लोग गए थे वहाँ राशन डिस्ट्रीब्यूशन करने। तो उनके घर में लिटरली आपको मैं बताऊँ, उन्होंने मुझे अपना सारे डिब्बे खोल के दिखाए थे, कुछ चावल के दाने पड़े थे और वो बहुत ज़्यादा भूखी थी। हमारे पास बाय गॉड्स ग्रेस मेरी मम्मा ने मुझे एक टिफ़िन दिया था बना के कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन जा रहे हैं, बिकॉज गांव जाते तो वहाँ आपको नहीं मिल पाता, वहाँ स्विगी जोमेटो सब कहाँ से होता है। तो मैंने उनको वो अपने हाथ से खाना खिलाया। शी वॉज लिटरली क्राइंग, मेरे सामने रो रही थी, आंसू बह रहे थे उनके। और मैं वो बस मेरे सर को सहला रही थी और मैं उनको खाना खिला रही थी। एंड वो राशन का किट दिया और उनसे वादा किया हर महीने इस तारीख को आपका राशन आ जाएगा। सो वो जो जिस तरीके से वो आशीर्वाद दे रही थी और उनके आंसू बह रहे थे ना, तो मुझे लगा कि यार ये सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, ये जिम्मेदारी है। अगर किसी को प्रॉमिस किया है तो ये हमेशा निभाना है। और आज भी होली के पहले, अभी 2-3 दिन पहले भी उनका फ़ोन आया कि बेटा सामान आ गया, तुम नहीं आई मिलने। तो या वो मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है, वो हमेशा फेवरेट रहे। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है खुशी जी, काफ़ी सारे, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो एज वी ऑल नो कि सबसे ज़्यादा है विश्व में, तो अब तो हमने चाइना को भी छाड़ दिया है। अब ऑब्वियसली बात है कि ये जो प्रिविलेज वाली जो जितनी भी चीज़ें हैं ये सबके पास उस एक सेम क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है। यहीं से निकला है वो टर्म अंडर प्रिविलेज्ड, जिसके लिए काफ़ी सारे लोग, आप जैसे काफ़ी सारे सोशल वर्कर्स, एक्टिविस्ट दिन रात लगे रहते हैं कि किस तरह हम किसके कैसे काम आ सकते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कितना इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि गवर्नमेंट भी जब भी बजट रोल आउट करती हैं तो बार बार इस चीज़ पे एम्फेसिस करती है कि हमने काफ़ी सारे फंड्स एलोकेट कर रखे हैं ऑलरेडी सोशल वर्क के लिए। बट अगर कोई आम इंसान सोशल वर्क में जस्ट बिकॉज दे फील कि यार हमें बहुत मन है किसी का हेल्प करने का, हमें जाना है इस सेक्टर में, तो वो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि एक आम इंसान को रोकती हैं कि नहीं यार शायद फंडिंग की प्रॉब्लम बहुत है इस सेक्टर में, मैं अपनी जेब से जितना हो सकता है उतना लगा सकता हूँ, बट एक सर्टेन पॉइंट के बाद मैं भी एग्जॉस्ट हो जाऊँगा, मेरी सेविंग्स भी एग्जॉस्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज कई लोगों के इंटरव्यू में मैंने सुना है कि ये जो फंड्स एलोकेट होते हैं इसमें बहुत ब्यूरोक्रेसी है, इट्स नॉट दैट ईजिली अवेलेबल। जो बड़ी फाउंडेशंस हैं वो तो फिर भी सिक्योर कर लेती हैं, लेकिन जो छोटे और नए
ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? एक्चुअली अगर हम बात करें कि येस गवर्नमेंट एलोकेट कर रही है फंड्स, राइट, डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स के अंडर फंड्स एलोकेटेड हैं, डेफिनेटली वो कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को, उनके स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस को जिन पर उनका ऑलरेडी ट्रस्ट बिल्ड है, राइट। अब अगर हम बात करते हैं हमारे जैसे छोटे एनजीओज जिन्होंने अभी बिकॉज मैं काम कर रही हूँ पिछले 16 सालों से, बट हमने अपना एनजीओ रजिस्टर करवाया है अभी पिछले 5 साल पहले, राइट। अब जैसे हमारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम किसके भरोसे चल रहे हैं? हमारे कुछ डोनर्स हैं, हमारे पास क्राउड फंडिंग का सोर्स है, राइट। और अब पता है लोगों को क्या लगता है कि हम अपना एक पोस्ट डालते हैं और हमें लोग एकदम से सपोर्ट करने आ जाते हैं। नहीं होता है ऐसा, ये रियलिटी है ही नहीं। सबसे ज़्यादा जो हम लोग मार खाते हैं वो फंड्स की वजह से, रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास। हम आप बिलीव नहीं करेंगे, एक दरवाज़ा खटखटाने के बाद क्या हमें आपसे इसके लिए सपोर्ट मिलेगा? वहाँ से नहीं मिलता है तो हमें दूसरे दरवाजे जाना पड़ता है। लोगों को लगता है ना बीइंग अ सोशल वर्कर, अरे अब आप तो आपके तो इतने फॉलोअर्स हैं, बहुत ग्लैमरस लाइफ है। इट्स नॉट अ ग्लैमरस लाइफ, ये बहुत हार्ड वर्किंग जर्नी है। जो शुरू कर रहे हैं ना उनको ऐसा लगता है कि अरे बहुत इजीली हो जाएगा, बस रील वायरल होने की देर है। आपको नहीं पता है कि किस तरीके से, या फिर आपका सिर्फ अटेंशन ये हो कि बस मुझे फेमस हो जाना है और ये करना है। जिम्मेदारी अगर आपने पार्ट निभाया है तो स्लीपलेस नाइट्स हैं, सो नहीं पाएंगे। आपको ये पता है कि अगले महीने सबके घरों में राशन भेजना है, कहाँ से भेजोगे? फंड्स नहीं है हमारे पास। जहाँ तक बात करते हैं कि अब सरकार कह रही है हमने तो राशन कार्ड बोला है लोगों के पास आए राशन कार्ड लें, गुजारा भत्ता में राशन कार्ड मिल रहा है, राशन मिल रहा है, कंट्रोल का खाना मिल रहा है, क्यों नहीं ले रहे हैं जनता? गांव तक तो स्कीम्स पहुँचे ही नहीं है, लोगों का राशन कार्ड बना ही नहीं है। डिफरेंट गांव में मैंने लोगों को देखा है कि वहाँ के प्रधानों को देखा है कि जिन लोगों को राशन मिलना चाहिए उन तक तो पहुँच ही नहीं रहा है राशन। उनके कुछ सिलेक्टिव लोग हैं, वो सिर्फ उनको दे रहे हैं, उनको जो वोट दे रहा है वो सिर्फ उनको दे रहे हैं, आम जनता के लिए तो वो काम कर ही नहीं रहे हैं। ऐसे हज़ारों गांव मेरे जानने में है जहाँ के लीडर्स, जहाँ के प्रधान एकदम करप्टेड हैं, काम कर ही नहीं रहे हैं जनता के लिए, उनको सिर्फ अपनी जेब भरने से मतलब है। वॉशरूम सैनिटाइजेशन के लिए गवर्नमेंट फंड्स एलोकेट करती है, वहाँ पे लोगों को क्या कहते हैं, उनके लिए सैनिटाइजेशन की प्रॉपर सुविधा नहीं है। ऐसे बहुत से गांव हैं जहाँ पे आज भी सिर्फ वोट बैंक पे काम चल रहा है। वोट्स अगर आपने हमें दिए तभी हम आपके लिए करेंगे, वरना वो सारा पैसा उस पर्टिकुलर गांव के प्रधान या उस पर्टिकुलर गांव के सरपंच की जेब में जाएगा। इस तरीके का करप्ट पूरा सिस्टम है। ऊपर से तो फंड्स अलॉट हो रहे हैं, नीचे जो रियल बेनिफिशियरी है वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा है कुछ भी। तब हम जैसे एनजीओज को आगे आना पड़ता है काम करने के लिए। ये फ्लो है सब। तो यहाँ पे खुशी मुझे ये बताइए कि जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है अराउंड एन एनजीओ लोगों में, आज भी आम लोगों की अगर मैं बात करूँ, तो वो आपको क्या लगता है वो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है? पता है लोगों को क्या लगता है कि जैसे मैं चला रही हूँ, मेरे बारे में भी मैं और सौरभ हमेशा डिस्कस करते हैं कि क्या मिसकंसेप्शन है, क्या ऐसी चीज़ें जो लोगों को लगती है। लोगों को पता है क्या लगता है कि अरे इनका एनजीओ चल रहा है, इनके पास तो बहुत सारे पैसे आ रहे हैं क्राउड फंडिंग से, ये उतना लगा नहीं रहे। आपको मैंने कल एक पोस्ट डाला था अपने पेज पे कि वी आर डूइंग अ राशन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर होली। हम हर महीने तो राशन कर रहे हैं, बट होली पे हमारा एक स्पेशल हैम्पर होता है जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं। ऐसे हमारी राशन किट 800 रुपये की बनती है जो कि 1 हफ़्ता चलती है, बट होली में जो हम लोग पर्टिकुलर वो 7 दिनों के लिए राशन देते हैं वो 1200 रुपये का राशन होता है, जिसमें मिठाई, गुलाल, गुजिया, ये सारी चीज़ें जो एक्सपेंसिव हैं उसमें हम लोग लग्जरी आइटम्स डालते हैं। सो हम लोग उसके लिए फ़ंड्स रेज कर रहे थे, तो वी वर डिस्कसिंग कि हम सौरभ डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग इसको करेंगे कैसे। टारगेट हमारे पास 500 लोगों का है, फ़ंड्स अभी हमारे पास आए नहीं हैं। होली के 4 तारीख को, इससे पहले हमें हर घर राशन भेजना है, कैसे करने वाले हैं हम ये। तो हमने पोस्ट डाला तो हमारे पास एक मैसेज आया जिसमें हम लोग रात में बैठ के पढ़ रहे थे, तो उसमें लिखा था आपके पास तो अभी तो 15-20 लाख आ गए होंगे। एंड वी वर लाफिंग कि ओ माय गॉड 15-20 लाख आ गए, तो कहाँ गए अगर आ गए तो हम फटाक से काम करें। तो लोगों का मिसकंसेप्शन है। और पता है लोगों को क्या लगता है, अरे इन्होंने डिमांड डाला है, इनको 100 पैकेट राशन सपोज हम लोग लेते हैं 100 पैकेट का, अरे यार इतने फॉलोवर्स है, इतना तो आ ही गया होगा। बट एक्चुअल में सबको यही लगने लगता है आ ही गया होगा, तो लोग कंट्रीब्यूट नहीं करते। और हमारे लिए तो मैटर नहीं करता कि आप 1 रुपये डाल रहे हो या 100 रुपये डाल रहे हो, हमारे लिए मैटर करता है आपका कंट्रीब्यूशन। अगर आप सिंगल पेनी भी डोनेट कर रहे हो ना, तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है।
सो यही मिसकंसेप्शन है लोगों का, इनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है बट नहीं होते हैं। मैं सिर्फ अपनी ही बात नहीं कर रही हूँ, जो बड़े एनजीओज हो गए जिनके पास बहुत अच्छे सीएसआर फंडिंग्स हैं वो तो बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पा रहे हैं, बट हमारे जैसे छोटे एनजीओज बहुत मुश्किल होता है सारी चीज़ें टैकल करना। So this brings me to this question, खुशी, what is more challenging, और I should ask, क्या ज़्यादा डिफ़िकल्ट है फंड्स रेज करना या अवेयरनेस रेज करना? जब आप अवेयरनेस रेज करते हो, कमिंग टू माई इनिशिएटिव प्रोजेक्ट दाग, है ना, तब लोग क्लैप करते हैं, वेरी नाइस, व्हाट अ इनिशिएटिव शी इज़ डूइंग, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, राइट। फंड्स में जब इंसान डोनेट करता है तो कैलकुलेट करता है। अवेयरनेस रेज हुई, वीडियोस वायरल हुए, लोगों को इनिशिएटिव का रियल कॉस्ट समझ में आया, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। बट जब हम लोग आखिरी में वो सैनिटरी किट देते हैं, एक सैनिटरी किट की कॉस्ट हमारी 1500 रुपये होती है, जो कि एक महिला को जाती है, जो कि 6 महीने तक चलती है। बट जब इंसान को कंट्रीब्यूट करना होता है तब इंसान बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है। उसको क्या लगता है, अरे 1500 की किट थोड़ी ना होगी, अरे इतना थोड़ी ना होगा, ये अपने जेब में भी तो रख रहे होंगे। सो लोगों का सबसे बड़ा डाउट हम लोग बीइंग अ सोशल वर्कर पे आ जाता है कि अरे कहीं ये अपने पास तो नहीं कर। बट बाय गॉड्स ग्रेस, टच वुड, मेरे पास अच्छे लोग भी हैं जो हमारे इनिशिएटिव्स को पसंद करते हैं। जब मैं जितना बोलती हूँ तो कि हाँ हो जाता है, वो अरेंज करते हैं हमारे लिए, काम करते हैं स्पेशली कि नहीं हमें ज़्यादा काम करना है बिकॉज हम इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को भी सपोर्ट कर रहे हैं। बट मैं इस चीज़ से पिच करूँगी कि एक किसी डोनर के भरोसे पे रहने से अच्छा है कि क्राउड फंडिंग, जनता अवेयर हो कि जो लोग कर रहे हैं ना, हमें इसमें सपोर्ट करना है इन लोगों का, ताकि ये लोग अच्छे से कर पाएँ। मैंने अपना एक इनिशिएटिव आपको नहीं बताया, दैट इज़ कि हम पार्टनरशिप में ओल्ड एज होम भी रन कर रहे हैं। वो मैं अब आपको बताना भूल गई कि हमारे पास 152 ओल्ड एज पीपल हैं जो हमारे आश्रम में रह रहे हैं, और हम लोग उनके लिए भी काम करें। हम लोग उनका प्रॉपर खाना, उनका राशन, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ और उनके क्लोथ्स और उनका ये लाइक ये इलेक्ट्रिसिटी बिल, इतना हम लोग उनका उठा रहे हैं। और एक और एनजीओ है, वो भी कुछ चीज़ों का सपोर्ट कर रही है। अभी हमने उनको रिसेंटली लिया बिकॉज हमारे बहुत सारे इनिशिएटिव थे, तो वी हैव आस्क्ड कि आप अगर हमारे में थोड़ा सा सपोर्ट कर दें ताकि हम लोग ईजिली हमारे और इनिशिएटिव्स पे भी स्टॉप ना लगे और हम इसको भी ईजिली कर लें। सो वी आर रनिंग एन ओल्ड एज होम एज वेल। So raising funds is more challenging चैलेंजिंग than देन raising अवेयरनेस, या Since you are into this field, तो अभी तक आपकी जर्नी में आई एम श्योर काफ़ी ऐसे मोमेंट्स आए होंगे जिन्होंने आपको एज अ पर्सन चेंज किया होगा, द पर्सन यू वर बिफोर स्टार्टिंग सपनों की उड़ान फाउंडेशन एंड द पर्सन यू आर राइट नाउ। सो टुडे अगर पूछा जाए आपसे, खुशी, हाउ डू यू डिफाइन हैप्पीनेस एज कम्पेयर टू जो आप थे आज से 15 साल पहले बिफोर स्टार्टिंग दिस वर्क? तो अगर उस टाइम पे आप हैप्पीनेस को डिफ़ाइन करते और आज के टाइम पे हैप्पीनेस को डिफ़ाइन करते, तो आज के टाइम पे वो डेफिनेशन क्या है आपके लिए? मैंने आपको स्टार्ट किया था तो बताया था कि मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। तो मैं बहुत छोटी थी, मुझे वो एक याद आता है कि मैं अपनी मम्मा के बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ। तो उसमें क्या था कि मैं एक पूड़ी बनाती थी एंड वो बहुत छोटा साइज़ होता था उस पूड़ी का, और छोटे आलू को बस ऐसे ऑयल में फ्राई करके उस पर हल्का सा सॉल्ट डाल के मम्मा को देती थी। सो जब वो उनके चेहरे पे स्माइल आती थी, दैट इज़ द रियल हैप्पीनेस। तब जब मैं बहुत छोटी थी, करीब 8-9 साल 10 साल की, तब मैं वो करती थी। सो अब पर हैप्पीनेस एकदम पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। हैप्पीनेस अब मेरे लिए ये हो गई है कि अच्छा आज सबके घरों में राशन पहुंच गया है, हमारे आश्रम में भी राशन आ गया है, हमारे बच्चों का जो स्कूल चल रहा है वहाँ पे टीचर्स की फ़ीस चले गए हैं, बच्चों को रोज़ अच्छा खाना मिल रहा है। हमारे जो सपनों की पाठशाला, उसमें हम लोग बच्चों को पढ़ाने के बाद खाना भी प्रोवाइड करते हैं। सो उनके बच्चों के पास सारी कॉपी किताबें आ चुकी हैं, हर चीज़ वेल सेटल्ड है। 30 तारीख को हम लोग बस बैठते हैं कि अच्छा अब सब हो गया है, सब कुछ हो चुका है। तो उसके बाद जो आंख बंद करके जो चेहरे पे स्माइल आती है, दैट इज़ द रियल हैप्पीनेस फॉर मी नाउ। ओके, या गुड टू नो दैट। सो खुशी, आपकी टीम है आपने बताया, या तो हाउ डू दे डिस्क्राइब यू इन वन वर्ड? दे डिस्क्राइब मी एज अ ज़िद्दी पर्सन। वो मुझे बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, आपको अगर कोई चीज़ करनी होती है तो आपको नहीं पता कहाँ से क्या होगा, आप हम पर प्रेशर बना देते हो, इनसे नहीं उनसे मिलो जाके, उनसे नहीं। तो एक्चुअली जब ये होता है कि 30 तारीख आ रही है, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी, अगले महीने का स्टार्टिंग का स्टॉक कहीं नहीं आया है, तो तुम इस डोनर के पास जाओ, तुम वहाँ पर जाकर बात करो, तुम इनसे बात करो, तुम उनसे बात करो, उनसे बोलो हमारे पास ये अलोकेट करवाएं। मैं बात कर रही हूँ लोगों से, तो वो बोलते हैं कि जब तक टारगेट्स नहीं अचीव हो जाते हैं तब तक आप
एकदम खाना पीना सब किनारे रख देते हो, आप एकदम काम पे कंसिस्टेंटली काम कर रहे होते हो. सो या ये एक चीज़ है जो मुझे वो एज अ ज़िद्दी पर्सन बुलाते हैं. बट या काम हो जाता है तो मैं उनको भी कह देती हूँ अब जाओ तुम लोग भी घुमाओ. So Ziddi is that word. या Okay. I'm sure in a positive way बुलाते या हैं. ऑफ कोर्स. ओके सो खुशी, आपने अभी मेंशन किया था रिगार्डिंग जो एक मिसकंसेप्शन पे हमारा डिस्कशन हुआ था. यू सेड दैट लोग जनरली इस फील्ड में आ जाते हैं ये सोच के कि हम फेमस हो जाएंगे, या कुछ भी पॉपुलैरिटी वाला भी एक क्वेश्चन हो सकता है. तो अकॉर्डिंग टू यू खुशी, सी एनजीओ का शुरू से जो काम चला आ रहा है सोसाइटी में, वो ऐसा काम होता है जो बिहाइंड द कर्टन्स हम बोलते हैं वाला काम है. बट आज की डेट में इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया, how this perception has changed for people who are working in an NGO or who are running an NGO. क्या उनके लिए पॉपुलैरिटी कोशेंट अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है आज के ज़माने में? एक्चुअली इसको मैं गलत भी नहीं कहूँगी. अगर कोई भी इंसान एनजीओ चला रहा है या कोई भी इंसान पर्टिकुलरली व्लॉगिंग कर रहा है, अगर उसके वो वायरल नहीं होगा तो उसके पास साथ जो जिम्मेदारियां हैं वो कैसे निभेंगी. अगर आज हम कोई भी रील अपलोड करते हैं, व्हाट वी वांट कि ये वायरल हो जाए, राइट. आप पॉडकास्ट करें, आप भी ये चाहेंगे वायरल हो जाए, है ना. रील हम डालें वायरल हो जाए. उसके पीछे का विजन और मिशन यही है कि हम जो पोस्ट कर रहे हैं वो लोगों तक पहुँचे और लोग किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट के लिए आगे आए, है ना. तो अगर हम इसको पॉजिटिव वे में देखें तो अगर इंसान किसी के लिए कुछ कर रहा है और साथ ही उसको बाय गॉड्स ग्रेस पॉपुलैरिटी भी मिली जा रही है तो ये एकदम गलत नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है. बिकॉज बीइंग अ पॉपुलर होना इसके लिए ये नहीं कि हमारे पास स्टारडम आ जाएगा. बीइंग अ पॉपुलर होने का पर्सपेक्टिव ये होता है जो हमारी सर पे जितनी जिम्मेदारियाँ उतने लोग सपोर्ट में आ जाएंगे कंट्रीब्यूट करने के लिए. मेरे लिए मेरे आज इंस्टाग्राम पे 1.4 मिलियन हैं, राइट. यूट्यूब पे आई गेस 1.35 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं. बट दैट इज़ द थिंग कि हमें इसके लिए नहीं चाहिए पॉपुलैरिटी. मैंने हमेशा कहा मुझे स्टारडम और इसके लिए पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए. मुझे इसके लिए चाहिए कि मेरा बस भार हल्का हो जाए, जो जिम्मेदारियां उठाई हैं उसमें कंधे बढ़ते जाएं, लोग आ जाएं सपोर्ट के लिए, तो सारा बर्डन ना आए, बस इसके लिए. और पॉपुलैरिटी का समाज सेवा से कोई लेना देना नहीं है. ये बहुत एक ऐसा एक ये ऐसी काम है. सौरभ हमेशा से कहते हैं एक साधना है जिसे हम लोग सालों साल तक इसको करते रहना है, कि इसमें जो काम करने के बाद सुकून आएगा, सो उसको निभाना. Okay, what a beautiful thought. Okay, so Khushi, what is, according to you, what is that super power, let's say, अगर social workers के पास एक super power होती which they secretly wish कि यार होती, तो what according to you would be that super power? For me, that superpower would be consistency. Because Consistency is a very generic superpower. Everyone deserves, I mean demands that. हमारे फील्ड में वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो इसलिए है क्योंकि सोशल वर्कर, बीइंग अ सोशल वर्कर, लोगों के लिए काम करना एक दिन का काम नहीं होता. आई हैव सीन कंटेंट क्रिएटर्स मेरे पास मुझे मिलते हैं रास्ते में. खुशी दीदी देखिए हमने बनाया वीडियो, हमने किया था, मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और मैं उनसे कहती हूँ रोज़ करना. तो कहते हैं अरे दीदी रोज़ कहाँ हो पाएगा, ये कब तक कर लेंगे. तो मैंने बोला तुम तो कह रहे हो कि तुम्हारे पास डोनेशंस आए. अरे दीदी हमारा खुद का भी तो खर्चा है. तो दे एक्सेप्ट इट. बट फॉर मी कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बीइंग अ सोशल वर्कर. ये आपका एक दिन का काम नहीं है कि आज गए वीडियो बनाया घर पे आके सो गए. नहीं, आपको रोज़ निकलना है, पूरे पूरे दिन लोगों के लिए काम करना है. दैट इज़ बीइंग अ सोशल वर्कर. ये एक सुपर पावर है जो हर सोशल वर्कर को चाहिए ही चाहिए होता है. हम लोगों का स्केड्यूल होता है. आई एंड सौरभ हम लोग सुबह निकलते हैं, लाइक फर्स्ट हम लोग स्कूल जाते हैं अंडर प्रिविलेज बच्चों के जहाँ हम लोग रन कर रहे हैं. फिर आफ्टर दैट हम लोग अगर वेडनेसडे और संडे है तो हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर खाना बांट रहे हैं. आफ्टर दैट हम लोग आश्रम जा रहे हैं. आश्रम के बाद हम लोगों को 7 सेंटर्स जाना है, तो मैं कुछ 3 में जा रही हूँ, कुछ 3 में वो जा रहे हैं. तो इट्स लाइक दैट कि ये पूरे दिन की जिम्मेदारी, ये पूरे दिन का काम है जो हमें करना है. सोशल वर्कर एक दिन का काम नहीं है. कंसिस्टेंसी, टीम वर्क, सपोर्ट, इस सब के बिना एकदम. So how big is your team? ड्रीम कितना बड़ा है बस ये कहना चाहूँगी कि हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले, हर कस्बे तक सपनों की उड़ान फाउंडेशन को पहुँचाना है. किसी भी वंचित परिवार तक, किसी भी अंडर प्रिविलेज फैमिली तक, किसी भी ऐसे इंसान की जो प्रॉब्लम है वो अगर उसके दिमाग में आ रही है तो उसके दिमाग में सबसे पहला थॉट सपनों की उड़ान फाउंडेशन आना चाहिए. You mentioned that right now Sapno Ki Udaan Foundation is in Lucknow and Kanpur, is operating in 2 cities. तो कितने लोग
हैं आपकी टीम में जो मैनेज करते हैं इनके ऑपरेशंस डे टू लाइक डे? हमारे पास ऐसा कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है। इन लखनऊ वी हैव 135 वॉल्टियर्स, बट हमारे पास जो पेड स्टाफ है वो भी 12 लोगों का ही है, और वी आर मैनेजिंग इट लाइक दैट वे। सपना यही है कि हर शहर में अपना खुद का एक वृद्धाश्रम हो, बिकॉज़ ऐसे मैंने लोग देखे हैं जो लोग अपने पेरेंट्स को निकाल देते हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो एक वृद्धाश्रम हर शहर में होना चाहिए हमारा। एंड सेकंड, गौशाला का भी हम डिस्कस कर रहे हैं, गौशाला भी हम खोलना चाहते हैं। दैट्स माय हस्बैंड्स ड्रीम, उन्हें गौशाला के लिए काम करना है। सो ये 2 चीज़ें हैं जिसको हम लोग बहुत अच्छे से और आगे आने वाले टाइम पे रन करने वाले हैं। तो एक गौशाला, एक आश्रम हर शहर में हो, बाकी स्कूल्स तो हम लोग मोस्टली ऑन वॉलंटियर बेसिस हर उसमें रन कर रहे हैं। बट या मैंने जैसा कहा, हर गली, हर मोहल्ले और कस्बे तक सपनों की उड़ान फाउंडेशन को पहुंचाना। So I asked this question basically because you mentioned that काफ़ी सारे initiatives हैं within the umbrella of सपनों की उड़ान फाउंडेशन। या तो अगर आपकी टीम बड़ी है तो आई एम होपिंग कि वो अच्छे से मैनेज हो जाते होंगे, बट अगर टीम छोटी है और आप अगर सिंगल हैंडेडली मैनेज कर रहे हो, सो इट माइट बी वेरी चैलेंजिंग फॉर यू। या तो यहाँ पे इफ़ यू कैन टेल अस हाउ अ नॉर्मल डे इन योर लाइफ लुक्स लाइक while working for your foundation NGO. मैंने अभी जस्ट आपको इससे पहले बताया कि मॉर्निंग में आई यूज़ टू वेक अप अराउंड 5:30 AM। उसके बाद उठने के बाद ब्रश किया, शावर लिया। मैं जब तक भोलेनाथ का अभिषेक ना कर दूँ मैं पानी नहीं पीती हूँ। सो उठ के मैं सीधे मंदिर जाती हूँ, सूर्य भगवान को पानी देना, उसके बाद अब भोलेनाथ का अभिषेक करना, उसके बाद घर आती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ। सेकेंड द ऑप्शन इज़ आई यूज़ टू कॉल सौरभ, उठ गए कि नहीं, और जब तक वो ना उठे मैं उसको कंटिन्यूस कॉल करती हूँ, उठो 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 उठो। सो दैट्स द थिंग। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि कैसे 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 हमारा पूरा डे का फ्लो रहेगा। फिर मैं वहाँ से निकलने के बाद हम लोग सबसे पहले जो हमारा होता है, हम स्कूल जाते हैं, बिकॉज वो दिन का मॉर्निंग का होता है। तो 1-1:30 बजे तक हम बाहर रहते हैं। आफ्टर दैट उसके बाद हम लोग अपने ट्रेनिंग सेंटर्स जाते हैं, जिसमें हम लोग एसिड अटैक सर्वाइवर्स, विडो वुमेंस और इन सब की ट्रेनिंग, अलग अलग सेंटर्स हैं। तो हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, आज हम इस पे जाएंगे, वो उस पे जाएंगे। तो इस तरीके से काम डिवाइडेड है। टीम का भी डिवाइडेड होता है कि आपको आज जैसे सपोज सोशल मीडिया टीम है तो आज आपको यहाँ का वीडियो पोस्ट करवाना है, तो वो वहाँ के लिए जाते हैं। जब ट्रेनिंग हो रही होती है तो वहाँ का होता है। फिर उसके बाद मेरी फेवरेट प्लेस है कि मैं आश्रम जाती हूँ। वहाँ पे बहुत सारी दादियाँ हैं, हमारी बाबा हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे जाकर उनसे मिलना, कोई किसी को मेडिकल चेकअप हो तो उसको लेकर जाना या उसको वैन से भेजना, ये सारी चीज़ें। मोस्टली हम लोग आश्रम में रहते हैं। उसके बाद हमारा क्या कहते हैं, एक स्कूल, 2 स्कूल्स में हमारे जीविका साथी ट्रेनिंग सेंटर्स चल रहे हैं, वो भी हम लोगों को उसी टाइम में मैनेज करना होता है, क्योंकि वहाँ पर भी ट्रेनिंग हो रही है। वहाँ की लड़कियों का एक्चुअली, हमारा इसमें क्या है, जीविका साथी में जो विडो और एसिड अटैक्स के लिए कर रहे हैं और हाउस हेल्प के लिए कर रहे हैं, डायरेक्ट जॉब लगवाते हैं। बट बच्चियों के लिए, बिकॉज वो अभी स्कूल जा रही है तो जॉब नहीं कर सकती, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोग ट्रेनिंग पूरी प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर दैट ट्रेनिंग हम लोग क्या करते हैं, उन बच्चियों को उनके घर पे काम दिलाते हैं। लाइक हम लोगों ने अभी उन लोगों का कोलैबोरेशन फ्लिपकार्ट से कराया है, जिसमें वो जो सामान वाला बैग नहीं होता, आप जब शॉपिंग कर लेते हो स्टोर्स में जाकर, वो झोला मिलता है, तो वो भी वो बना रही है। हमें उसका ऑर्डर मिला है अराउंड 28,000 बैग्स का। तो हम लोगों को उनसे कनेक्ट करवा के, ताकि बच्चियाँ सीख गई हैं तो कमाएंगी भी, तो उनकी बेसिक नेसेसिटी के लिए, हर चीज़ के लिए तो माँ बाप से पैसे नहीं मांगे जा सकते, तो हम लोग उसके लिए भी काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा दिन जाता है, वही घर पहुँचते पहुँचते 9 साढ़े 9 बज जाता है। ये सोशल वर्क एक ऐसी फील्ड है जिसमें तमाम NGOs, सोशल वर्कर्स दिन रात लगे हुए हैं। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये था कि आप एक संस्था चला रहे हो, ऐसे एक तमाम लोग अपनी अपनी संस्थाएं चला रहे हैं, तो आप लोगों के इंटरेस्ट या आप लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो कभी क्या क्लैशेस होते हैं या आप कोलैबोरेशन में काम करते हैं एक दूसरे के साथ? हाउ डज इट वर्क आउट फॉर यू गाइज? एक्चुअली मैंने आज तक कभी भी कोलैबोरेशन में काम नहीं किया। दैट वॉज माई फर्स्ट थिंग, जो कि एक NGO खुद आया था हमारे आश्रम के लिए कि हम करना चाहते हैं। सो बिकॉज ऑफकोर्स हमारे इनिशिएटिव्स बहुत सारे हैं, हम बहुत सारी जगह पे काम करें, तो वी सेड कि हमें थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा। एंड उन्होंने कहा हम विलिंगली करना चाहते हैं, तो वो खुद आए एंड दे हैव स्टार्टेड डूइंग, तो हमने उनको मना नहीं किया। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने आज तक कोई भी अपना इनिशिएटिव किसी के साथ कोलैबोरेशन में नहीं किया। वी डिड इट बाय आवर ओन, एंड दैट्स माय मॉरल कि हम अपने पर्टिकुलर डोनर्स और क्राउड फंडिंग पे भरोसा करके आगे बढ़ते जाएंगे। वी विल नॉट कोलैबोरेट विद एनीवन।
with any particular NGO, we are not going to collaborate. हमारे बिकॉज प्रॉब्लम क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी उसमें हैं एटीट्यूड में, प्रॉब्लम इज़ कि काम करने का सबका तरीका अलग अलग है. वो अगर हमारे साथ किसी पर्टिकुलर इनिशिएटिव के लिए आएंगे, उनका पर्सपेक्टिव अलग हो जाएगा. वो चाहेंगे हम उसको उस तरीके से करें जैसा वो बताएं, और मुझे मेरा काम हमेशा मेरी तरीके से पसंद है, बहुत जेन्युइनली, बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से. अगर कहा है तो कमिट किया है तो मुझे पूरा करना है, और उतना ज़्यादा किसी का वो नहीं होता. मैंने बात की है, मीटिंग्स हुई हैं, पर बात नहीं बनी, क्योंकि हमारा काम करने का तरीका है कि हमें तुरंत करना है. उनका होगा देख लेंगे, अगर नहीं होगा तो थोड़ा कम कर देंगे. मेरा होता है कम कर ही नहीं सकते, कमिट करके बैठे हैं, करना ही करना है. तो दैट्स वाई माई टीम कॉल्स मी जिद्दी. सो दे बिकॉज इसीलिए हम कभी कोलाबोरेट नहीं करते किसी भी पर्टिकुलर NGO के साथ. ओके, आई एम श्योर क्लैशेस ऑफ इंटरेस्ट तो होते ही होंगे. Yeah. ओके, सो खुशी, आपने बोला कि आप काफ़ी इम्फेसाइज कर रहे हो इस बात पे कि आपका जो मेजर सोर्स ऑफ फंडिंग है वो कम्स थ्रू योर क्राउड सोर्सिंग एंड योर आपके जो फंडर्स हैं. तो आपको अभी तक गवर्नमेंट से किसी भी तरह की कोई फंडिंग की हेल्प नहीं मिली है. ओके, सो दिस ब्रिंग्स मी टू माई लास्ट क्वेश्चन. खुशी, आपने अपने NGO का नाम सपनों की उड़ान रखा है. Yeah. तो व्हाट डज दिस वर्ड उड़ान स्पेसिफिकली मीन टू यू पर्सनली? For me, the name सपनों की उड़ान, it's like मेरा ऐसा कहना है और मेरा ऐसा मानना भी है कि सपने आप देखें, पूरा हम करेंगे. दैट्स माई थिंग. और अकेले मैं ऊपर नहीं जाना चाहती हूँ. मैं चाहती हूँ जितने लोगों की जिम्मेदारियाँ उठाई हैं, जितने लोगों का प्यार है, विश्वास है. आप कंटिन्यूस लोगों का कॉल आता है, मैंने आपको भी नंबर दिया था तो शिवानी से कनेक्ट हुए थे आप, राइट? तो जितने लोगों का प्यार है, कंटिन्यूस फ़ोन बजता रहता है मेरा. कहीं मोस्टली सब लोगों के पास मेरा नंबर होगा, बिकॉज उनको पता है कि रात में अगर 1 बजे भी फ़ोन करेंगे, अगर कोई नहीं हुआ, टीम सपनों की उड़ान फाउंडेशन विल बी देयर. हमारे पास रात में 2-2 बजे कॉल्स आते हैं गांव से कि हमारा बच्चा ख़त्म हो गया, हमारे पति. हमारी टीम रात में 1-1 बजे 2-2 बजे पहुंच रही है वहाँ पे मदद के लिए. सो फॉर मी, उड़ान मीन्स सबको एक साथ लेकर उड़ना है ऊपर. किसी की प्रॉब्लम को बिना सॉल्व किए, अगर मेरे पास किसी का फ़ोन आ गया कि आज हमारे पास ये दिक्कत है और वो इंसान प्रॉब्लम में है, मैं सो नहीं सकती हूँ. मुझे नींद नहीं आएगी. मुझे लगेगा नहीं, मुझे ये पूरा करना ही करना है. वो नहीं सो पा रहा, मैं कैसे सो जाऊँ? सो सबको साथ लेकर ऊपर उड़ना है. सपने आप देखिए, पूरा सपनों की उड़ान फाउंडेशन करेगी. What a beautiful thought, Khushi. थैंक यू सो मच. And on that note, I would thank you for coming to our podcast show. And I really hope कि सपनों की उड़ान फाउंडेशन और शहरों तक पहुँचे और लोगों तक पहुँचे. और जैसा आपने बोला कि आपको ओल्ड एज होम्स बनाने हैं जगह जगह पे, डिफरेंट शहरों में. Yeah. सो आई रियली होप, आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप अपने जो भी गोल्स लेके चल रहे हो वो सारे अचीव कर पाओ. And I really want to see you grow and your organization as well. Thank you so much. Really means a lot to me. Thank And you. I wish you so much success for your podcast. Thank you so much. Thank So sweet of you. Thank you.